आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे संपूर्ण क्रांति जो पाठ है, ठीक है ना। ये जो संपूर्ण क्रांति पाठ है, इस संपूर्ण क्रांति पाठ का टोटल जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी टोटल 70 क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव दिया गया है। और जो भी सब्जेक्टिव प्रश्न है, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और जो भी इसमें का व्याख्या दिया गया है, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन को हम लोग जो है वह इसमें हम लोग इस वीडियो में पूरा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं वीडियो का। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसने कहा था, ठीक है ना, कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है। देखो ये जो पूछा है क्वेश्चन की किस पाठ से संबंध है, तो संपूर्ण क्रांति। किस पाठ से संबंध है? संपूर्ण क्रांति, ठीक है। ये जो संपूर्ण क्रांति पाठ है वह किसने लिखा था? तो जयप्रकाश नारायण। किसने लिखा था? जयप्रकाश नारायण, ठीक है। संपूर्ण क्रांति पाठ को किसने लिखा था? जयप्रकाश नारायण ने लिखा था, ठीक है ना। तो अब इसमें जयप्रकाश नारायण जब कहते हैं, भाषण जब दे रहे थे, ठीक है ना, ये भाषण दे रहे थे, तो भाषण के दौरान कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में अभी देश की जनता को, ठीक है ना, अभी देश की जनता को जो है वह कितने मीलों जो है वह दूर जाना है, ठीक है ना। तो इसके आंसर हो जाएगा क्या? तो जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। तो ये जवाहरलाल नेहरू का शब्द था, लेकिन कौन इसको भाषण सुना रहे थे? तो जयप्रकाश नारायण जो अपने भाषण में जो है वह सभा में लोगों को सुना रहे थे, ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्वेश्चन देखिएगा, जो संपूर्ण क्रांति पाठ है, ठीक है ना, इस संपूर्ण क्रांति पाठ में जयप्रकाश नारायण द्वारा भाषण कब दिया जा रहा है? तो 5 जून 1974 को। कब? 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में भाषण दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में भाषण दिया जा रहा है। और भाषण के दौरान वो क्या क्या कहते हैं, कैसे मतलब अपनी सभी जो है वह कहानी को सुनाते हैं, उनके साथ क्या क्या घट रहा है, इसे में वर्णित किया गया, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है, किसने कहा था बिना जाने देश की जनता को कई मीलों दूर जाना है? तो जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किस अस्पताल में, ठीक है ना, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था, ठीक है। तो दिनकर जी का निधन किस अस्पताल में हुआ था? तो विलिंगडन नर्सिंग होम, ठीक है ना। किस अस्पताल में? विलिंगडन नर्सिंग होम अस्पताल में हुआ था। इसका हम लोग व्याख्या की बात करेंगे, ठीक है ना। इसमें से व्याख्या देखिएगा। देखो, जब जयप्रकाश नारायण वेल्लोर गए थे, कहाँ गए थे? वेल्लोर। जब जयप्रकाश में वेल्लोर गए थे, तो अपने मित्र ईश्वर अय्यर के यहाँ रुके थे। कहाँ रुके थे? ईश्वर अय्यर के यहाँ रुके थे। और जयप्रकाश जी से मिलने के लिए दो मित्र आए थे, एक गंगा बाबू। कौन आए थे? एक का नाम था गंगा बाबू, ठीक है, गंगा बाबू। और दूसरा का नाम था दिनकर जी। क्या नाम था? दिनकर जी। तो 2 दिन बाद जब जयप्रकाश नारायण विदा हुए, ठीक है ना, तो दिनकर जी जो है वह रामनाथ जी गोयनका, किनके यहाँ? रामनाथ जी गोयनका। रमनाथ जी गोयनका के घर पर क्या थे? वह मेहमान थे, ठीक है ना। और अचानक जो है वह दिनकर जी को, किसको? दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ता है। किस स्थिति में? तो दिल का दौरा पड़ता है। और फिर उनको 3 मिनट में, कितने मिनट में? 3 मिनट में उनको क्या किया जाता है? अस्पताल पहुंचाया जाता है। और उस अस्पताल का नाम क्या था? विलिंगडन नर्सिंग होम। लेकिन डॉक्टर भले पूरा सभी तरह से औजार लेकर तैयार थे, लेकिन उनका हार्ट जो है, यानी जो दिल है, फिर से जिंदा नहीं पाया और उनका निधन हो गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा, दिनकर जी का निधन जो है किस अस्पताल में हुआ था? विलिंगडन नर्सिंग होम अस्पताल में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है, ठीक है ना। तो आपको बताए थे कि जयप्रकाश नारायण जो है वह शिक्षा प्राप्ति के लिए, ठीक है ना, शिक्षा प्राप्ति के लिए जो है वह कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। कहाँ गए थे? अमेरिका। कब गए थे? 1922 में गए थे, ठीक है ना। तो इनको कहाँ का दलाल कहा गया है? तो अमेरिका का दलाल कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर, ठीक है ना, निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? देखिए, जब जयप्रकाश नारायण भाषण दे रहे, थोड़ा सा कठोर शब्द का प्रयोग कर रहे, ऊंची आवाज में बात कर रहे, जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि हमें पता है कि अगर मेरे स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर यानी जो रहमान होते, थोड़ा सा चिंतित होते इस बारे में सोचकर, ठीक है ना, कि वह ज्यादा जोर से बोल रहे हैं।
तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था, डॉक्टर रहमान था। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली, यानी वह शिक्षा प्राप्ति के लिए कहाँ गए थे, तो शिक्षा प्राप्ति के लिए जब वह अमेरिका गए थे, कहाँ गए थे, अमेरिका। कब गए थे, तो 1922 में गए थे। और वह किसकी भाषण सुनकर, किसकी भाषण सुनकर उनको प्रेरणा मिलती है, तो जब जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना, जब जयप्रकाश नारायण हाई स्कूल में थे, यानी जब वो हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, किस स्कूल में, हाई स्कूल में, तो वह स्वामी सत्यदेव, किसकी, स्वामी सत्यदेव, स्वामी सत्यदेव की भाषण सुने थे। और स्वामी सत्यदेव ने भाषण में कहा था कि गरीब घर का बच्चा भी जो है, गरीब घर का लड़का भी जो है, वो भी जो अमेरिका जाकर पढ़ाई कर सकता है, बशर्ते उसको मजदूरी करना पड़ेगा, यानी मजदूरी करके वो अपना पढ़ाई कर सकता है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन है कि जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी, तो स्वामी सत्यदेव। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 6 नंबर क्वेश्चन है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। ठीक है ना। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, तो फ्री प्रेस के मालिक का नाम था सदानंद जी। क्या नाम था, सदानंद जी। अगर इंडियन एक्सप्रेस पूछेगा, ठीक है ना, कौन सा, इंडियन एक्सप्रेस, यदि क्वेश्चन का है कि इंडियन एक्सप्रेस का मालिक का नाम क्या था, तो रामनाथ जी गोयनका। क्या नाम था, रामनाथ जी गोयनका। ये जो रामनाथ जी गोयनका है, इन्हीं के घर पर दिनकर जी निधन के दिन मेहमान बने हुए थे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, सदानंद जी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है, तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो है उमाशंकर दीक्षित को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, उमाशंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। अगर पूछे कि उमाशंकर दीक्षित को किसने कहा है ब्रेन ऑफ बॉम्बे, तो किसने कहा है, तो सदानंद जी। किसने कहा है, सदानंद जी ने। ठीक है ना। यानी पूछेगा कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है, उमाशंकर दीक्षित को। उमाशंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसने कहा है, सदानंद जी ने कहा। किसने कहा, सदानंद जी ने। ये सदानंद जी कौन थे, तो फ्री प्रेस के मालिक थे। कौन थे, फ्री प्रेस के मालिक थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि उमाशंकर दीक्षित कौन थे, तो उमाशंकर दीक्षित जो है वह जयप्रकाश नारायण के, किसके, जयप्रकाश नारायण के जो थे वह परम, कौन, परम और स्नेही, ठीक है ना, परम और स्नेही मित्र थे। ठीक है ना। याद रहेगा कि उमाशंकर दीक्षित कौन थे, तो जयप्रकाश उनके परम और स्नेही मित्र थे। उसके बाद से अगर क्वेश्चन का कि उमाशंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसने कहा, सदानंद जी ने कहा। सदानंद जी कौन थे, तो फ्री प्रेस के मालिक थे। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा, ठीक है ना, यानी आईएससी कहने का मतलब साइंस, ठीक है ना। जयप्रकाश किस स्ट्रीम का विद्यार्थी थे, तो साइंस का विद्यार्थी थे। किसके, साइंस का विद्यार्थी थे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा जो है वह कहाँ से दी है। ठीक है ना। तो परीक्षा कहाँ से दिए थे, तो बिहार विद्यापीठ से। कहाँ से, बिहार विद्यापीठ से। अगर आपका क्वेश्चन देता है कि वह किस कॉलेज में आईएससी का विद्यार्थी थे, यानी स्टूडेंट थे, ठीक है ना, तो किस कॉलेज में विद्यार्थी थे, तो इसका हो जाएगा पटना कॉलेज। क्या होगा, पटना कॉलेज। जनवरी 1921 के महीना में। ठीक है ना। पटना कॉलेज तो क्या थे, वो साइंस का यानी आईएससी का स्टूडेंट थे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 में, लेनिन की मृत्यु हुई थी। और जयप्रकाश नारायण जो मार्क्सवादी बने थे। क्या बने थे, जयप्रकाश नारायण जो मार्क्सवादी बने थे। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, 1924 में हुई थी। और जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे, 1924 में बने थे। 10 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने, तो जयप्रकाश मार्क्सवादी कब बने, तो 1924 में बने थे। देखिएगा अगला क्वेश्चन 11 नंबर, 1974 में, यानी जब जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना, जब जयप्रकाश नारायण जो थे वो भाषण दे रहे थे, ठीक है ना, जब भाषण दे रहे थे, भाषण कब दे रहे थे, तो 5 जून 1974 में। ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण जब भाषण दे रहे थे 1974 में, जब भाषण दे रहे थे, तो उस समय बिहार प्रदेश के, बिहार राज्य का, ठीक है ना, बिहार राज्य का मुख्यमंत्री कौन थे, तो अब्दुल गफूर थे। कौन थे, अब्दुल गफूर थे उस समय का मुख्यमंत्री।
जयप्रकाश नारायण ने किस साल यानी किस वर्ष, ठीक है ना, किस वर्ष जो है वह छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो छात्र आंदोलन का नेतृत्व किस वर्ष किया था? तो 1974 में। कब किए थे? 1974 में किए थे। यानी पहले तो वह छात्र आंदोलन का नेतृत्व करने से वह इनकार कर देते, मना कर देते, लेकिन जब वो वेल्लोर जा रहे थे, कहाँ? वेल्लोर, यानी वेल्लोर जाते समय वो छात्र आंदोलन के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं और उनका शर्त यही होता है कि मेरा बात सब कोई मानेगा, मेरा फैसला अंतिम फैसला होगा और मुझे कोई पीछे से डिक्टेट नहीं करे, तब इस आंदोलन का कोई अर्थ निकलेगा। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संपूर्ण क्रांति किसकी देन? संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति देन है। ठीक है। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, किसने किया था? जयप्रकाश। अब देखो यहाँ पे जॉर्ज फर्नांडिस है ना, ये रेल हड़ताल के नेता थे। कौन थे? रेल हड़ताल के नेता थे। आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़िएगा। 1974 में ही जो है वो 3 सप्ताह के 20 दिन के आसपास में इसके लिए हुआ था। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जयप्रकाश नारायण मद्रास यानी वेल्लोर जाते समय अपने किस मित्र के घर रुके थे? या फिर जयप्रकाश नारायण वेल्लोर जाते समय मद्रास में, ठीक है ना, कहाँ? मद्रास में। जयप्रकाश नारायण वेल्लोर जाते समय मद्रास में अपने किस मित्र के यहाँ रुके थे? तो वह ईश्वर अय्यर के यहाँ रुके थे। किसके यहाँ? ईश्वर अय्यर। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। जब ईश्वर अय्यर के यहाँ रुके थे, ठीक है ना, तो उनके कितने मित्र मिलने आए थे? तो 2 मित्र मिलने आए थे। कितने मित्र मिलने आए थे? 2 मित्र मिलने आए थे। एक कौन थे? तो एक थे गंगा बाबू। कौन थे? गंगा बाबू थे। ठीक है ना। और दूसरा कौन थे? दिनकर जी जो थे। ठीक है ना। ये जो दिनकर जी जो थे वो मिलकर काफी प्रसन्न दिखे, क्योंकि ये बहुत दिनों के बाद उनकी मुलाकात हुई थी। ठीक है ना, तो ये काफी प्रसन्न दिखे थे। चलिए अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार, ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का प्रतिष्ठा यानी देश का जो भविष्य है, ठीक है ना, देश की मान सम्मान, देश की जो भविष्य है वह किसके हाथों में? तो नई पीढ़ी के हाथों में। यानी वह लोगों से क्या कहते हैं? लोगों से कहते हैं कि आप मेरी सलाह लीजिए। यानी छात्रों से वो कहते हैं, नौजवानों से कहते हैं, छात्रों से कि आप मेरी सलाह ले लीजिए। हम बूढ़े हो गए हैं, ठीक है ना, हम बीमार हो गए हैं, आप मेरी सलाह लीजिए। आप जो है वह देश का भविष्य है। यानी नई पीढ़ी क्या है? वह देश की प्रतिष्ठा उनके हाथों में है, फिर वह भविष्य है। ठीक है ना। या फिर क्वेश्चन एक और बन सकता है कि जयप्रकाश नारायण जो है भाषण देते समय उनकी स्थिति कैसी है? तो बुढ़ापा। कैसी स्थिति है? बुढ़ापा। ठीक है ना। याद रखिए कैसी स्थिति है? बुढ़ापा और बीमार या फिर बीमारी। ठीक है ना। चलिए इसका आंसर क्या जाएगा? तो नई पीढ़ी के हाथों में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? ठीक है ना, यहाँ पे एक शब्द छूट गया है। दिनकर जी को दिल का दौरा किसके घर पर पड़ा था? तो आपको बताए थे कि जब दिनकर जी जो है वह रामनाथ जी गोयनका, ठीक है, रामनाथ जी गोयनका के घर पर मेहमान थे, तो उनको दिल का दौरा पड़ा था और 3 मिनट में, कितने मिनट में? 3 मिनट में उनको अस्पताल ले गया था। अस्पताल का नाम क्या था? तो विलिंगडन। क्या नाम था? विलिंगडन। विलिंगडन नर्सिंग विलिंगडन नर्सिंग होम उस अस्पताल का नाम था, परंतु उनका हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया था। ठीक है ना। रामनाथ जी गोयनका कौन थे? तो यह इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। कौन थे? इंडियन इंडियन एक्सप्रेस के यह मालिक थे। ठीक है ना। मालिक का नाम था रामनाथ जी गोयनका। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति का, ठीक है ना, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। अब अगला क्वेश्चन में देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? तो वह आईएससी की परीक्षा दी थी। किसकी? आईएससी की परीक्षा दी थी। या फिर आपका साइंस का, किसका? साइंस का जो है वह परीक्षा दिए थे। ठीक है ना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो देखो जयप्रकाश नारायण से मिलने के लिए एक पुलिस का उच्च अधिकारी आया था। कौन आया था? तो पुलिस का उच्च अधिकारी
यानी एक बार की बात है कि जयप्रकाश नारायण से मिलने के लिए एक पुलिस का उच्च अधिकारी आया था, और पुलिस का उच्च अधिकारी ने जयप्रकाश जी से कहा कि मैंने दीक्षित जी के मुंह से सुना है। किसके मुंह से? दीक्षित जी के मुंह से। मैंने दीक्षित जी के मुंह से सुना था कि अगर आप नहीं होते, नहीं जयप्रकाश नहीं होता, जयप्रकाश नहीं होते तो बिहार जो है वो क्या होता, जल गया होता। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे इनडायरेक्ट रूप से जो जयप्रकाश नारायण सुन रहे हैं, ठीक है ना, यानी अप्रत्यक्ष रूप से जयप्रकाश नारायण सुने। सबसे पहले कौन कहे? तो दीक्षित जी। कौन कहे थे? दीक्षित जी। ठीक है ना। दीक्षित जी किससे कहे? तो पुलिस के उच्च अधिकारी से। किससे कहे? पुलिस के उच्च अधिकारी से। और ये पुलिस का उच्च अधिकारी जो था वो मिलने के लिए आया था जयप्रकाश नारायण से। तो ये पुलिस का उच्च अधिकारी किससे कहता है? तो जयप्रकाश नारायण से कहता है। किससे कहता है? जयप्रकाश नारायण से कहता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखो क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण ने किसके मुंह से सुना था, तो किसके मुंह से सुने? पुलिस के उच्च अधिकारी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और ये पुलिस के उच्च अधिकारी किसके मुंह से सुना था? तो दीक्षित जी के मुंह से सुना था। किससे? दीक्षित जी के मुंह से सुना था। 21 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को जब ठोस मानते थे? तो अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता की ठोस मानते थे। उनका एक मित्र का नाम है उमाशंकर दीक्षित। क्या नाम है? उमाशंकर दीक्षित। ठीक है ना। तो वही है कि उनके जो मित्र थे उमाशंकर दीक्षित, वो अंडरग्राउंड जमाने के नेता थे। किस जमाने के नेता थे? अंडरग्राउंड जमाने के वह नेता थे। ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है ना। 22 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण जो है किसको भाई कहते थे? तो जयप्रकाश नारायण जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को भाई कहते थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। यानी देखिए वह कह रहे हैं कि मतलब हम जयप्रकाश नारायण की भी आलोचना करते थे, यानी उनसे हमारा परराष्ट्र, ठीक है ना, कौन सा? परराष्ट्र नीति के संबंध में उनसे मतभेद था। ठीक है ना। तो कह रहे कि मैंने जयप्रकाश नारायण जो है वो कहते हैं कि मैंने जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है ना, इन सब का मैंने मतभेद किया, आलोचना किया, लेकिन जो भी गलत कार्य किया सबका आलोचना किया, लेकिन वो कभी मुझे बुरा नहीं मानते थे। इन जयप्रकाश नारायण को तो हम क्या कहते थे? बड़ा भाई कहते थे, और बहुत बड़ा उनका जयप्रकाश नारायण पर क्या था? स्नेह था। ठीक है ना। यानी बहुत जो है वो प्रेम करते थे जयप्रकाश नारायण से। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर क्या है? जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या कहते थे? भाई कहते थे। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक का नाम क्या था? तो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे? तो रामनाथ जी गोयनका थे। कौन थे? रामनाथ जी गोयनका थे। और ये रामनाथ जी गोयनका के घर पर ही दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ा था। ठीक है ना। दिनकर जी को दिल का दौरा किसके घर पर पड़ा था? रामनाथ जी गोयनका के घर पर दिल का दौरा पड़ा था। 24 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति, ठीक है ना, कौन सा? संपूर्ण क्रांति। 24 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति जो पाठ है वो कौन सी विद्या है, या फिर साहित्य की कौन सी विद्या है? तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। किसके द्वारा दिया गया है? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा भाषण दिया गया है। ठीक है ना। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा भाषण दिया गया है। कब दिया गया था? तो 5 जून 1974 को। ठीक है ना। कब दिया गया था? 5 जून 1974 के भाषण दिया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? ठीक है ना। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? देखो तो ये जो क्वेश्चन जितना भी है, जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़े थे बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844। फिर दूसरा चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883। वैसे ही आपका तीसरा चैप्टर संपूर्ण क्रांति यानी जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया दिया गया भाषण है। ठीक है। तो इनका जन्म जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। 26 नंबर क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जो निधन है वो कब हुआ था? तो 8 अक्टूबर 1979 को इनका निधन हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? तो जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? सिताब दियारा गांव। ठीक है ना। यानी यूपी, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों को जब बॉर्डर पे बीच में पड़ता है, कौन सा? सिताब दियारा गांव। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल। क्या नाम था? बाउल। यानी बचपन का नाम क्या था? बाउल। बड़े होने पर जयप्रकाश नारायण किस नाम से प्रसिद्ध हुए? तो जेपी। कौन से नाम से? जेपी।
और लोग उन्हें क्या कहकर पुकारते थे, यानी जन पक्षी धरता के लिए किस नाम से जाना गया, तो लोकनायक, या फिर लोग क्या कहकर पुकारते थे, लोकनायक कहकर इन्हें पुकारते थे। यानी तीनों नाम याद रखिए, बचपन का नाम बाउल, बड़े होने पर जेपी, लोग जो उन्हें क्या कहते थे, तो लोकनायक। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि जयप्रकाश उनके माता का नाम क्या है, तो देखिए इनके माता का नाम था फूलरानी। क्या नाम था, फूलरानी। इनके अगर पत्नी का नाम पूछेगा, ठीक है ना, इनके पत्नी का नाम पूछेगा तो पत्नी का नाम था प्रभावती। क्या नाम था, प्रभावती देवी। ये जो प्रभावती देवी थी वह किसकी पुत्री थी, तो ब्रज किशोर, किसकी, ब्रज किशोर प्रसाद की जो है वह पुत्री थी। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछेगा कि प्रभावती देवी किसकी पुत्री थी, ब्रज किशोर प्रसाद की। ब्रज किशोर प्रसाद जो थे वो गांधीवादी थे। कौन थे, गांधीवादी थे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे है कि जयप्रकाश उनके माता का नाम क्या था, फुलरानी देवी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर पिता का नाम पूछेगा तो इनके पिता का नाम था हर्षु दयाल। क्या नाम था, हर्षु दयाल। जयप्रकाश उनके पिता का नाम था हर्षु दयाल। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जयप्रकाश नारायण के। ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था, हर्षु दयाल, और माता का नाम क्या था, तो माता का नाम था फूलरानी। क्या नाम था, फूलरानी। और पत्नी का नाम बताएं कि इनके पत्नी का नाम क्या था, तो प्रभावती। क्या नाम था, प्रभावती इनके पत्नी का नाम था। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जयप्रकाश उनके पत्नी का नाम क्या था, प्रभावती। और प्रभावती देवी जो थी वह किसकी पुत्री थी, तो ब्रज किशोर। किसकी पुत्री थी, ब्रज किशोर प्रसाद की यह पुत्री थी। किसकी पुत्री थी, ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। यह कैसा नेता थे, तो गांधीवादी नेता थे। कैसा नेता थे, गांधीवादी नेता थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रभावती देवी किसकी पुत्री थी, ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। और एक कैसा नेता थे, तो गांधीवादी नेता थे। कैसा नेता थे, गांधीवादी नेता थे। ठीक है ना, चलिए। अमेरिका का दलाल किससे कहा गया, तो अमेरिका का दलाल किससे कहा गया है, तो जयप्रकाश नारायण को। और ये अमेरिका शिक्षा प्राप्ति के लिए कब गए थे, तो 1922 में। ठीक है ना, 1922 में गए थे। इसके आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34 नंबर है कि जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे, 1922 में गए थे। कब गए थे, 1922 में गए थे। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में शामिल किस वर्ष हुए थे, तो 1929 में। यानी वो कांग्रेस में शामिल कब होते हैं, तो कांग्रेस में जब वो शामिल होते हैं 1929 में। अब जब वो लौटे थे तो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। किस पार्टी में, कम्युनिस्ट पार्टी में जब वो शामिल नहीं हुए थे, वो किस पार्टी में शामिल हुए थे, तो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। उसका कारण क्या था, उसका कारण ये था कि जयप्रकाश नारायण ने लेनिन से सीखे थे। किससे सीखे थे, लेनिन से। ठीक है ना, वो जयप्रकाश नारायण जब लेनिन से सीखे थे कि जो गुलाम देश है, कौन सा, जो गुलाम देश है वहां की, ठीक है ना, वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कौन सी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी है वह, ठीक है ना, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वह मतलब आजादी की लड़ाई का नेतृत्व नहीं करती है, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं शामिल हुए। वह आजादी की लड़ाई खातिर जो है वह कांग्रेस पार्टी में आकर 1929 में शामिल हुए थे। कब शामिल हुए थे, 1929 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा सम्मान मिला था, तो समाज सेवा के लिए इनको मैग्सेसे सम्मान मिला था। मैग्सेसे पुरस्कार मिला था 1965 में। ठीक है ना, कब मिला था, 1965 में। जयप्रकाश नारायण को आप तीन जो है वो सम्मान पुरस्कार याद रखिएगा। सबसे पहले मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था, 1965 में मिला था। क्यों मिला था, तो समाज सेवा के लिए। भारत रत्न कब मिला था, भारत रत्न तो ये आपका 1998 में मिला था। कब मिला था, 1998 में। उसके साथ सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा, सर्वोच्च, सर्वोच्च पुरस्कार इनको क्यों मिला था, तो बिहार में, ठीक है ना, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति, ठीक है ना, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति पर लेख के लिए जो वह सर्वोच्च पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए आप तीनों पुरस्कार को याद रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान कब मिला था। अभी बताएं कि समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था, 1965 में। यानी देखियो आप लिखिएगा मैग्सेसे, तो से यानी समाज हो गया। अब समाज यानी स आया, तो फिर 65, तो इसमें भी क्या है, स आया। ठीक है ना,
38 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को लोग जब क्या कहकर पुकारते हैं? तो लोग यानी जनपक्ष सिद्धार्थ के लिए किस नाम से प्रसिद्ध थे? लोकनायक। देखो ऑप्शन में आपका जननायक यानी जननायक भी यहाँ पे दिया, तो ये वाला नहीं होगा। जननायक जो है इनको नहीं कहा जाता है, वह दूसरे किसी को कहा जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु की जो पुस्तक है कौन सा है? तो मैला आंचल। कौन सी पुस्तक है? मैला आंचल इनकी पुस्तक का नाम है, याद रखिएगा, मेन क्वेश्चन है। जेपी ने जयप्रकाश ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो आपको शुरुआत में बताया कि भाषण जब कब दिए थे? तो 5 जून 1974 को। कब दिए थे? 5 जून 1974 को दिए थे। और कहाँ दिए थे? तो पटना के गांधी मैदान में। कहाँ दिए थे? पटना के गांधी मैदान में इस भाषण को वह दिए थे। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है, उमाशंकर दीक्षित, ठीक है ना, उमाशंकर दीक्षित या फिर दीक्षित जी जो है वह किसके मुंह से सुने थे कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? ठीक है ना। देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है। देखो क्वेश्चन यहाँ पे है कि ये जो आंसर खुद इसमें चला गया, ठीक है ना। क्वेश्चन को बढ़िया से समझिएगा कि यहाँ पे इसको पहले हटाओ, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को आप सेट कीजिए, दूसरा क्वेश्चन आप देखिएगा। देखो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि दिनकर जी, ठीक है ना, कौन? दिनकर जी। दिनकर जी किसके मुंह से सुने थे कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो दिनकर जी किसके मुंह से सुने थे? पुलिस के उच्च अधिकारी। अगर यही क्वेश्चन अगर यहाँ पे तुम्हारा उमाशंकर दीक्षित की जगह पर अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन देता कि पुलिस का, ठीक है ना, पुलिस के उच्च अधिकारी, ये जो पुलिस के उच्च अधिकारी जो है यह किसके मुंह से सुने थे कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो पुलिस के उच्च अधिकारी जो दीक्षित जी के मुंह से सुने थे। किसके मुंह से? दीक्षित जी के मुंह से सुने थे। इन क्वेश्चन को आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण बड़े होने पर किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे? ठीक है, तो इनको बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था बाउल। क्या नाम था? बाउल, ठीक है। उसके से बड़े होने पर किस नाम से प्रसिद्ध हुए? जेपी नाम से प्रसिद्ध हुए थे। और लोग उन्हें क्या कहते थे? कि लोग उन्हें जो है वह लोकनायक कहते थे। क्या कहते थे? लोकनायक कहते थे, ठीक है ना। याद रहेगा कि बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था बाउल, ठीक है ना। बड़े होने पर वह किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे? तो बड़े होने पर जो है वह जेपी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को, ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला था? तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला था? 1998 में। और 1965 में क्या मिला था? तो 1965 में इनको मैगसेसे मिला था। क्या मिला था? मैगसेसे पुरस्कार 1900 जो है वह 65 में मिला हुआ था। संपूर्ण क्रांति पाठ का लेखक कौन है? तो इस पाठ का लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। कौन है? और ये पाठ की कौन सी विद्या है? तो पाठ की कौन सी विद्या है? भाषण है। कौन सी विद्या है? भाषण है, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण भारत लौटने पर किस पार्टी में शामिल हुए थे? तो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। पूछे कब हुए थे? तो 1929 में। कब हुए थे? 1929 में शामिल हुए थे। जयप्रकाश नारायण जब किस वर्ष जब पटना कॉलेज में आईएससी का विद्यार्थी थे? तो आईएससी के विद्यार्थी कब थे? 1921 में, जनवरी का महीना था, ठीक है ना। किसका महीना था? जनवरी का महीना था। और 1921 में वो क्या थे? पटना कॉलेज में आईएससी का विद्यार्थी थे। किसके विद्यार्थी थे? आईएससी का विद्यार्थी थे। किसकी अस्वस्थता के कारण पीएचडी डिग्री जो है वह किए बिना जयप्रकाश नारायण स्वदेश यानी अपने देश जो है वह लौट आए थे? तो उनकी माँ की अस्वस्थता के कारण जो है वह पीएचडी की डिग्री नहीं कर पाए। किसकी डिग्री? पीएचडी की डिग्री, ठीक है ना। पीएचडी की डिग्री जो है वह नहीं कर पाए और फिर वह अपने देश यानी स्वदेश जो है वह लौट आते हैं। जयप्रकाश नारायण किस कॉलेज से आईएससी का या फिर किस कॉलेज में, ठीक है ना, आईएससी का छात्र थे? तो आईएससी का छात्र किस कॉलेज में थे? पटना कॉलेज में थे। और परीक्षा जो है वह कहाँ से दी थी? तो परीक्षा जो है वह बिहार विद्यापीठ से। कहाँ से? तो परीक्षा जो है वह बिहार विद्यापीठ से दिए थे, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन को याद रखिए, कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। साइंस का विद्यार्थी होने के कारण जयप्रकाश उनको लैब के लिए यहाँ पे लैब के जगह पर तुम्हारा प्रयोगशाला भी दे सकता है, ठीक है ना। यानी प्रयोगशाला के लिए जो उनको किसके पास भेज दिया गया था? तो उनको फूलदेव सहाय वर्मा के पास भेज दिया गया था। किसके पास भेज दिया गया था? फूलदेव सहाय वर्मा के पास भेज दिया गया था।
माँ की अस्वस्थता के कारण कौन सी डिग्री न कर पाए, स्वदेश लौटे। यानी जयप्रकाश नारायण की बात किया जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण जो है वो अपनी माँ की अस्वस्थता यानी तबीयत खराब होने रहने के कारण जब कौन सी डिग्री नहीं कर पाए, वापस लौट आए, तो पीएचडी की डिग्री नहीं कर पाए और वापस लौट आए थे। पढ़ने के लिए कहाँ गए थे, तो 1922 में जो है वो अमेरिका गए थे। कहाँ गए थे, 1922 में पढ़ने के लिए अमेरिका गए हुए थे। चलिए क्वेश्चन देखते, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के दौरान जेल गए थे, तो 1932 के आंदोलन के दौरान वो कहाँ गए थे, जेल गए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें आप 3 क्वेश्चन याद रखिएगा। पहला आपका हो जाएगा कि किस आंदोलन के दौरान वह शिक्षा, ठीक है ना, किस आंदोलन के दौरान वह शिक्षा को अधूरी छोड़े थे, ठीक है ना, किस आंदोलन के दौरान शिक्षा को अधूरा छोड़े थे, तो असहयोग आंदोलन। किस आंदोलन, असहयोग आंदोलन। उसके बाद सब दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा, किस आंदोलन के दौरान जेल गए थे, तो आपका 1932 के जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उस दौरान जो वो कहाँ गए थे, जेल गए थे। तीसरा आप क्वेश्चन याद रखिएगा कि उन्होंने किस आंदोलन के दौरान उनको विशेष प्रसिद्धि मिली थी, ठीक है ना, यानी विशेष प्रसिद्धि। किस आंदोलन के दौरान उनको विशेष प्रसिद्धि मिली थी, तो किस आंदोलन के दौरान उनको विशेष प्रसिद्धि मिली थी, तो 1942 के आंदोलन के दौरान। कौन सा, 1942 के आंदोलन के दौरान उनको विशेष प्रसिद्धि मिली हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष के दौरान, किस वर्ष के आंदोलन से जो विशेष प्रसिद्धि मिली थी, 1942 में कौन सा आंदोलन था, तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 53 नंबर है, किस आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने अपनी शिक्षा को अधूरी छोड़ी थी, तो किस आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने विद्यार्थियों से अपील किया था कि स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दे, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी है। और फिर 1922 में यह पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले जाते हैं, तो अमेरिका चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं। चलिए देखिए आप कह रहे कि जयप्रकाश नारायण को नेहरू जी से किस राष्ट्र के संबंध में मतभेद था। देखो तो जयप्रकाश नारायण को पंडित जवाहरलाल नेहरू से जो है वो अपने देश में जो था वो कोई मतभेद नहीं था, यानी उनकी जो भी नीति थी अपने देश के लिए जवाहरलाल नेहरू की वो बढ़िया थी, तो उससे जयप्रकाश नारायण को कोई समस्या नहीं था। लेकिन जो दूसरे देश के लिए जो नीति थी पंडित जवाहरलाल नेहरू को, उससे जो है वह दिक्कत थी, यानी जयप्रकाश नारायण को मतभेद थे। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, परराष्ट्र। ठीक है, 55 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि किसके अनुसार अभी देश की जनता को कई मील दूर जाना है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसके अनुसार, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार। देखो इसमें जो है वो ऑप्शन नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। कौन सा होगा, इनमें से कोई नहीं। अगर देगा जवाहरलाल नेहरू तो आप जवाहरलाल नेहरू को भी आप टिक लगा सकते हैं, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण जब संपूर्ण क्रांति, ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति भाषण में किस प्रदेश यानी किस राज्य के युवक को जो है वो क्या करे, संबोधित करे, तो बिहार के। किस प्रदेश के, बिहार के। और भाषण कहाँ दे रहे थे, तो बिहार के पटना में वो भाषण दे रहे थे, ठीक है, पटना के गांधी मैदान में भाषण दे रहे थे। 57 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को संपूर्ण क्रांति भाषण देने से पहले किसने कविता सुनाई थी, रेणु जी ने, ठीक है ना, किसने कविता सुनाई थी, रेणु जी ने। 58 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण जो है वो कहाँ जाते समय अपने मित्र से ईश्वरैया के यहाँ रुके थे, तो वह वेल्लोर जाते समय जो अपने मित्र से ईश्वरैया के यहाँ मद्रास में 2 दिन के लिए रुके थे। कितने दिनों के लिए, तो 2 दिनों के लिए रुके थे। और कहाँ रुके थे, तो मद्रास। कहाँ, मद्रास में, ठीक है, मद्रास में। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जयप्रकाश नारायण श्री ईश्वर अय्यर के यहाँ रुके थे, तो इनके कौन कौन जो मित्र है वो मिलने आए थे, तो दिनकर जी भी आए थे, गंगा बाबू आए थे। और यहाँ पे ऑप्शन है दिनकर जी और गंगा बाबू दोनों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश उनके स्नेही, अब स्नेही के जब एक और शब्द देगा परम, ठीक है ना, कि जयप्रकाश उनके परम और स्नेही मित्र कौन थे, तो उमाशंकर दीक्षित। इनको ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे, ठीक है ना, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है, तो उमाशंकर दीक्षित को। किसने कहा है, सदानंद जी ने। किसने कहा है, सदानंद जी जो थे वो फ्री प्रेस के मालिक थे। कौन थे, फ्री प्रेस के मालिक थे। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसके विरोध के लिए नारे लगाए, निक्सन को दे दो तर जयप्रकाश की हो गई हार, ठीक है ना। जयप्रकाश जी कहते हैं ना भाषण में
कि मतलब हम इतना कष्ट से अमेरिका में जो है वह बहुत सारे मजदूरी करके पढ़ाई किए हैं और फिर भी लोग हमें गाली देते हैं और उसका नारा लगाते हैं। तो वही है कि किसके विरोध में नारा लगाते हैं? तो जयप्रकाश नारायण के विरोध में जब वो लोग नारा लगाते हैं। किसके विरोध में? जयप्रकाश नारायण के विरोध में क्या करते हैं? वो नारा लगाते हैं। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पुलिस के उच्च अधिकारी के अनुसार, मतलब वो आकर सुना रहे थे ना जयप्रकाश नारायण से, तो वही है कि पुलिस के उच्च अधिकारी के अनुसार, या फिर अगर देखा जाए तो डायरेक्ट रूप से दीक्षित भी दे सकता है कि दीक्षित के अनुसार कौन नहीं होते तो बिहार जल गया होता, तो जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। आजकल किसकी शिक्षा दी जाती है? इन भ्रष्टाचार के बारे में जब जयप्रकाश वर्णन करते तो कहते कि आजकल जो है वो गुलामी की शिक्षा दी जाती है, सारी शिक्षण संस्थाएं क्या हो चुकी है? भ्रष्ट हो चुकी है। जेपी के अनुसार, जयप्रकाश के अनुसार सबसे ज्यादा करप्शन, ठीक है ना, सबसे ज्यादा करप्शन किसमें है? वो चुनाव में है। किसमें? चुनाव में। यहाँ पे सबसे ज्यादा खर्चा भी होता है, तो इसलिए सबसे ज्यादा करप्शन कहाँ बोला गया? चुनाव में करप्शन सबसे ज्यादा बोला गया है। यहाँ पे देखिए कि दिनकर जी को कितने मिनट में विलिंगडन नर्सिंग होम पहुंचाया गया था? तो कितने मिनट में उनको विलिंगडन नर्सिंग होम पहुंचाया गया था? तो 3 मिनट में। कितने मिनट में? 3 मिनट में। लेकिन फिर भी जो है ये जिंदा नहीं पाए और उनका निधन हो गया था विलिंगडन नर्सिंग होम अस्पताल में। अंडरग्राउंड जमाने के नेता कौन थे? तो अंडरग्राउंड जमाने के नेता कौन थे? तो उनका नाम था उमाशंकर दीक्षित या जयप्रकाश नारायण के परम कौन? तो परम और स्नेही मित्र थे। ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण के परम और स्नेही मित्र कौन थे? तो उमाशंकर दीक्षित थे। उमाशंकर जी दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसने कहा था? सदानंद जी ने कहा था या फ्री प्रेस के मालिक थे? कौन थे? फ्री प्रेस के यह मालिक थे। 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि जयप्रकाश नारायण अमेरिका की किस दुकान में जूते साफ करने का काम किए? यानी जब पढ़ने गए थे, मजदूरी करके पढ़ाई की, तब पढ़े ही है, तो जूते साफ करने का काम किस दुकान में किए? तो शू शाइन पार्लर में किए थे। किस दुकान में? शू शाइन पार्लर में। 69 नंबर क्वेश्चन, अमेरिका में जयप्रकाश जी ने कहाँ कहाँ काम किया? तो बागानों में, लोहे के कारखानों में, शू शाइन पार्लर में, उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण भाषण का अंश किसमें प्रकाशित है? ठीक है ना, तो सभी जब किसमें प्रकाशित है? तो जनमुक्ति में। किसमें प्रकाशित है? जनमुक्ति में। ठीक है ना, इसमें आपको और भी क्वेश्चन बाकी है, जिसको आप क्लास जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर जो है वो लिखा गया है, इस पर आप कांटेक्ट करके सभी क्वेश्चन का पीडीएफ ले सकते हैं। 90+ क्वेश्चन का पीडीएफ है। ठीक है ना, चलिए इसका ऑब्जेक्टिव जो है पूरा क्लियर हो गया। जितने भी इसमें ऑब्जेक्टिव दिया गया था मेन सभी आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसमें हम लोग सब्जेक्टिव की क्लास पे। ठीक है ना, और सब्जेक्टिव की क्लास आप बढ़िया से समझिएगा, जो भी है वह सब जो है आप वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग सब्जेक्टिव की शुरुआत करते हैं। और सब्जेक्टिव सबसे पहले यहाँ पे आप देखिएगा सब्जेक्टिव। देखो तो इसमें पहला क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? ठीक है ना, यानी आंदोलन जब वह नेतृत्व कर रहे थे छात्रों के जबरदस्ती कहने पर, तो उनके क्या विचार थे? जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? ठीक है ना, आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं? इसमें टोटल तुम्हारा 2 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन को बढ़िया से समझिएगा। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन था आंदोलन के, ठीक है ना, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे, यानी उनका विचार आपको लिखना है। तो आंदोलन के नेतृत्व में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? तो देखिए, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मैं सबकी सलाह लूंगा। इन पहला पॉइंट हो गया कि मैं सबकी सलाह लूंगा, सबकी बातें सुनूंगा, इन सबकी बात सुनूंगा, सबकी बात स्वीकार करूंगा। ठीक है, 3 पॉइंट हुआ कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण कहते हैं मैं सबकी सलाह लूंगा, सबकी बात सुनूंगा, सबकी बातें स्वीकार करूंगा, लेकिन अंतिम फैसला जो है वो किसका होगा? तो अंतिम फैसला मेरा होगा और इन फैसलों को सभी को मानना होगा। तो यह इनका विचार था। ठीक है ना, आंदोलन के नेतृत्व में जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मैं सबकी सलाह लूंगा। ठीक है ना, मैं सबकी सलाह लूंगा, सबकी बात सुनूंगा, सबकी बातें स्वीकार करूंगा, लेकिन अंतिम फैसला जो किसका होगा? मेरा होगा और सभी को मानना होगा। जयप्रकाश नारायण आंदोलन का नेतृत्व इस शर्त पर करते हैं कि उन्हें कोई पीछे से डिक्टेट न करे, यानी उन्हें पीछे से कोई चढ़ाए नहीं, परेशान न करे। ठीक है ना, तो आपका पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं,
जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण जो थे वह कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए थे, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन, जयप्रकाश कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए थे। आपको बताए थे कि जब यह अमेरिका से आए थे तो वह किस पार्टी में शामिल हुए थे, तो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। किस पार्टी में, तो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। और कांग्रेस पार्टी में कब शामिल हुए थे, तो 1929 में। जब यह कम्युनिस्ट थे अमेरिका में, तो यह कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल क्यों नहीं थे, उसी के कारण पूछ रहे हैं। तो देखो, जयप्रकाश नारायण ने लेनिन से सीखा था कि जो गुलाम देश है, ठीक है ना, यानी जहाँ पे दूसरे देश शासन करते हैं, यानी जो गुलाम देश है, वहाँ के जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनको हरगिज वहाँ की आजादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। तो कह रहे कि जयप्रकाश नारायण लेनिन से सीखा थे कि जो गुलाम देश है, वहाँ के जो कम्युनिस्ट हैं, यानी कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है ना, उनको हरगिज यानी कतई जो है वो वहाँ की आजादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। अतः कम्युनिस्ट को अलग नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। यानी इसका अर्थ हुआ नहीं रखना चाहिए, इसका अर्थ हुआ कि कम्युनिस्ट को अलग नहीं रहना चाहिए। राय करे कि जयप्रकाश जो है वो देश की आजादी की खातिर, यानी आजादी की लड़ाई के खातिर जो वो कांग्रेस में शामिल हुए, क्योंकि कांग्रेस जो है देश का क्या कर रही थी, वो नेतृत्व कर रही थी, देश की आजादी की जो है वो लड़ाई का प्रतिनिधित्व कर रही थी, ठीक है ना। तो इसको क्वेश्चन को आप देख लीजिए एक बार फिर से। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए थे, क्योंकि वो लेनिन से सीखे थे। किससे सीखे थे, लेनिन से। वो लेनिन से सीखे थे कि जो गुलाम देश होते हैं, वहाँ के जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनको हरगिज वहाँ की आजादी की लड़ाई से अलग नहीं रखना चाहिए, अर्थात कम्युनिस्ट को अलग नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। और जयप्रकाश नारायण जो देश की आजादी के लिए जो है कांग्रेस में शामिल हुए, कांग्रेस क्या कर रही थी, वो देश की आजादी की लड़ाई कर रही थी, यानी इसका प्रतिनिधित्व कर रही थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। क्या होता है, लोकतंत्र। तो कह रहा है कि इस लोकतंत्र का, ठीक है ना, लोकतंत्र का, लोकतंत्र, ठीक है। तो कह रहा है कि लोकतंत्र, ये जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, इसका दुश्मन कौन है। तो जयप्रकाश नारायण कहते हैं, जयप्रकाश नारायण के अनुसार जो है वह डेमोक्रेसी का दुश्मन वे लोग है, या फिर वे लोग दुश्मन है जो जनता के, ठीक है ना, जो जनता के शांतिमय कार्यक्रम है। अगर मान लेते जनता जो है कहीं जो अपना कार्यक्रम कर रहा है और उसमें कोई बाधा डालता है, या फिर उनके कोई जब पुलिस जो गिरफ्तारी कर लेता है, या फिर कोई उन पर लाठी चलाते हैं या फिर गोली चलाते हैं, यही क्या है, वो देश के या डेमोक्रेसी के दुश्मन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा कि डेमोक्रेसी का दुश्मन कौन है, तो जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी का दुश्मन वे लोग है, या फिर वे लोग दुश्मन है जो जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारी करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, उन पर गोलियां चलाते हैं। अगला क्वेश्चन, दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थिति में हुआ था। इन दो क्वेश्चन है कि दिनकर जी का निधन कहाँ हुआ था और किस परिस्थिति में हुआ था। उत्तर देखिए कि दिनकर जी का निधन कहाँ हुआ था, तो विलिंगडन, कहाँ हुआ था, विलिंगडन नर्सिंग होम अस्पताल में हुआ था, ठीक है ना। और कह रहा है कि किस परिस्थिति में, तो देखो परिस्थिति को समझिएगा कि दिनकर जी का निधन जिस दिन हुआ था, उस दिन वह रामनाथ जी गोयनका के घर पर मेहमान थे। किसके घर पर, रामनाथ जी गोयनका के घर पर मेहमान थे। रात को दिल का दौरा पड़ा दिनकर जी को, जो है कह रहा है कि जब दिनकर जी को निधन हुआ तो वह किसके घर पर मेहमान थे, तो रामनाथ जी गोयनके के घर पर मेहमान थे। और रात को उनको दिल का दौरा पड़ा। कब, रात को दिल का दौरा पड़ा और 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया जाता है। कितने मिनट में, 3 मिनट में। सारी व्यवस्था थी वहां पर, परंतु दिनकर जी फिर से जिंदा नहीं पाए और उसी रात उनका निधन हो गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा कि दिनकर जी का जो निधन है वह कहाँ और किन परिस्थिति में हुआ, तो कहाँ हुआ था, तो विलिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था। किस परिस्थिति में, तो जिस दिन उनका निधन हुआ था वह रामनाथ जी गोयनके के घर पर मेहमान थे और अचानक उनका दिल का दौरा पड़ा और 3 मिनट में जो उनका अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर जो है सारी, या फिर डॉक्टर सभी तरह के औजार लेकर तैयार थे, सारी व्यवस्था मौजूद थी, परंतु दिनकर जी फिर से जिंदा नहीं पाए और उसी रात उनका निधन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं चुनाव सुधार के बारे में, ठीक है ना। चुनाव, अब कहते हैं ना, जयप्रकाश सिंह कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा करप्शन, ठीक है ना, सबसे ज्यादा करप्शन, सबसे ज्यादा करप्शन जयप्रकाश सिंह का सर कहाँ है, तो चुनाव में। कहाँ पे है, चुनाव में है। तो वही करे कि जो चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव क्या है, उन सुझावों से आप कितना सहमत है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कि चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव निम्नलिखित है। यानी चुनाव में क्या क्या सुधार होना चाहिए, ठीक है ना, करप्शन कम हो जाए जिससे। तो चुनाव में क्या क्या सुधार होना चाहिए,
इसमें जयप्रकाश नारायण के क्या विचार है तो देखते हैं। यह निम्नलिखित सुझाव है। पहला है चुनावों पर होने वाला खर्चा कम करना चाहिए, पहला हो गया। दूसरा है कि मतदान प्रक्रिया स्वच्छ और स्वतंत्र हो, यानी जो मतदान की प्रक्रिया वो स्वच्छ हो, स्वतंत्र हो। उसके बाद से कि गरीब उम्मीदवार के चुनाव में, ठीक है ना, गरीब उम्मीदवार के चुनाव में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो आपका 3 पॉइंट हुआ। चुनाव पर खर्चा कम करनी चाहिए, मतदान की जो प्रक्रिया है वह स्वतंत्र एवं स्वच्छ हो, गरीब उम्मीदवार को चुनाव भाग लेने का प्रयास करना चाहिए। चुनाव के बाद मतदाताओं को अपने प्रतिनिधियों पर अंकुश हो, यानी चुनाव जीतने के बाद जो भी मतलब व्यक्ति जीतता है उस पर जो मतदाता है उनका अंकुश होना चाहिए, और जब भी गलत काम करे तो उसे इस्तीफा जो है वो दे सकते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि जो संघर्ष समिति है, ठीक है ना, संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं। तो संघर्ष समिति से जयप्रकाश नारायण की निम्नलिखित अपेक्षाएं हैं, यानी जो छात्र संघर्ष समिति रहती है उनको जयप्रकाश नारायण कुछ सुझाव देते हैं और उनसे क्या अपेक्षाएं रखते हैं उसी अपेक्षा को पूछ रहा है। ठीक है ना। तो संघर्ष समिति से जयप्रकाश नारायण को निम्नलिखित अपेक्षाएं, पहला है कि सभी संघर्ष समितियां मिलकर, ठीक है ना, जितने भी संघर्ष समिति है सभी संघर्ष समितियां मिलकर वो चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करें। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि दूसरा कोई चुनाव में खड़ा होगा उससे अच्छा है कि छात्र संघ समिति में से ही कोई ना कोई एक छात्र जो वो चुनाव लड़े। अब उसके से आगे कि जो भी उम्मीदवार जीते, यानी इस अगर छात्र संघर्ष समिति से कोई भी उम्मीदवार जीतता है उनके भावी कार्यक्रमों पर, यानी आगे वह कौन कौन से कार्यक्रम कर रहे हैं इस पर वह समितियां क्या करेगी तो नजर रखेगी। ठीक है ना, ये नजर रखने का काम करेगी। ठीक है। तीसरा है कि यदि कोई प्रतिनिधि गलत रास्ता चुनता है, अगर मान लेते कि प्रतिनिधि जीत गया है, अगर वो गलत रास्ता चुनता है तो समितियां उसको इस्तीफा देने के लिए बाध्य करेगी, यानी उसे मांग करेगी कि अब तुम इस्तीफा दो, तुम इस लायक नहीं हो। चौथा है कि गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं, ठीक है ना, गांव में जो वो तरह तरह के अन्याय होते हैं ये समितियां जो उन अन्याय को भी रोकेगी। ठीक है ना। तो क्वेश्चन था कि जयप्रकाश नारायण को जो है वह संघर्ष समिति से क्या अपेक्षा है, निम्नलिखित अपेक्षा है। पहला है कि सभी संघर्ष समितियां मिलकर चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करे। दूसरा, जो भी उम्मीदवार जीते उनके भावी कार्यक्रम पर नजर रखने का काम संघर्ष समिति करेगी। यदि कोई प्रतिनिधि गलत रास्ता चुनता है तो समिति उसे इस्तीफा देने के लिए बाध्य करेगी, यानी कहे कि आप इस्तीफा दीजिए। ठीक है। गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं उस अन्याय को रोकने का यह प्रयास करेगी। चलिए इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझिएगा कि दलविहीन लोकतंत्र, ठीक है ना, दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है। देखो तो सबसे पहले कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार, ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण के अनुसार जो दलविहीन लोकतंत्र है वह मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्य में से है। ठीक है ना। क्वेश्चन पूछेगा कि दलविहीन लोकतंत्र जो है वह किसके मूल उद्देश्य में से है, तो मार्क्सवाद और लेनिनवाद के मूल उद्देश्य में से, यानी जो मार्क्सवाद था और जो लेनिनवाद था उसी से यह दलविहीन लोकतंत्र लिया गया है। दलविहीन लोकतंत्र का मतलब होता है कि ऐसा चुनाव हो जिसमें बिना दल का जो है वह चुनाव हो सके, जैसे ग्राम सभाओं के आधार पर। आप ग्राम सभा में जो भी चुनाव देखते हैं बिना दल का होता है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार दलविहीन लोकतंत्र मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्य में से है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य यानी स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगी, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और वह लोकतंत्र निश्चय ही दलविहीन होगा। ठीक है ना। यानी ये जो दलविहीन लोकतंत्र है उसमें साम्यवाद से कैसा संबंधित है, तो कह रहा है कि यहाँ पे संबंध इसका देख लीजिए, यहाँ से इसका संबंध कि जैसे जैसे मतलब समाज जो है वो जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ेगा, ठीक है ना, वैसे वैसे राज्य जो है वो कम होते जाएगा, उसका क्षय होते जाएगा और अंत में एक ऐसा समय आएगा कि वह राज्यहीन यानी स्टेटलेस सोसाइटी बन जाएगी और वह जो स्टेटलेस सोसाइटी है वह आगे चलकर जरूर क्या होगा, दलविहीन होगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। जयप्रकाश ने भ्रष्टाचार की जड़ क्या बताई है और जयप्रकाश ने जो भी भ्रष्टाचार की जड़ को बताए हैं क्या आप इसे सहमत है, और अगर है तो फिर इसे दूर करने के लिए आप कौन सा सुझाव देंगे। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन आपका 5 नंबर यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी दे सकता है। क्वेश्चन देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण के या फिर जेपी के नजर में, जयप्रकाश के नजर में भ्रष्टाचार की जो जड़ है वो सरकार की गलत नीतियां हैं। ठीक है ना। अगर देखा जाए तो जयप्रकाश नारायण की नजर में जो भ्रष्टाचार की जड़ है क्या है, गलत नीतियां, यानी सरकार की गलत नीति के कारण क्या है, सभी जगह भूख है,
महंगाई है, भ्रष्टाचार है। अगर सरकार की नीति सही रहती तो उस पे कोई मतलब कठोर प्रतिबंध लगाया जाता है कि जो भी मतलब भ्रष्टाचार करे, घूस ले, या फिर जो भी मतलब किसी के अन्याय करे, तो अगर उस पर कठोर प्रतिबंध रहता तो निश्चित जो है वह क्या रहता, ऐसे भ्रष्टाचार नहीं होता। तो जयप्रकाश नंद कहते हैं कि भ्रष्टाचार की जो जड़ है वह सरकार की गलत नीतियां ही है। इन गलत नीतियों के कारण क्या है, भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। बिना रिश्वत यानी होता है, हम लोग अपनी भाषा में घूस कहते हैं, क्या कहते हैं, घूस, ठीक है ना। तो कह रहे कि बिना रिश्वत दिए जनता का कोई काम नहीं होता, हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है, शिक्षण संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है। यही क्या है, तो यही जो है वह भ्रष्टाचार की जड़ है, ठीक है ना। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन था, क्या आप जेपी से सहमत है, यानी ऊपर जितने भी यहाँ पे भ्रष्टाचार की जड़ लिखा गया है, क्या आप इससे सहमत है, तो यहाँ पे कि हाँ मैं जेपी से सहमत हूँ, जयप्रकाश जो वह सही बात बोले। और आप सहमत है तो इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे, तो देखिए, तो इससे दूर करने के लिए यहाँ पे इससे होगा कि इसे दूर करने के लिए सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जो लोक कल्याण हो या लोगों की भलाई के लिए हो, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं व्याख्या पर, यानी इसका प्रसंग स्पष्ट करें, यानी इसका प्रसंग आपको स्पष्ट करना है, या फिर आपको सीधे कहो कि जो आपका दो लाइन है इस दोनों लाइन का व्याख्या करना है, ठीक है ना। तो व्याख्या हम लोग देखते हैं। पहला है, अगर कोई, ठीक है ना, अगर कोई अगर कोई अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है जो जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारी करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, उन पर गोलियां चलाते हैं, ठीक है ना। इस लाइन का जो आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग संकेत लिखते हैं, यानी जो थोड़ा सा एक ऐसा तरीका बताते हैं कि 4 मार्क्स का देता है एक व्याख्या, और चारों का चारों नंबर आपको एग्जामिनर चेक करने वाला दे, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, संकेत। और संकेत में क्या लिखा जाता है, तो जो भी क्वेश्चन होते हैं उसका 3-4 शब्द उठाकर शुरुआत में, फिर डॉट डॉट देने के बाद जो आपको क्या करना है, लास्ट वाला जो है उसको उठाकर लिख लेना है। ये आपका संकेत हो गया, यानी आप उसको दिखा दिए कि हम इस लाइन का व्याख्या करने जा रहे हैं, ठीक है ना। फिर आपको संदर्भ लिखना होगा, और संदर्भ में यह लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति, यानी जो भी पंक्ति दिया रहेगा और जिस पाठ का होगा उस पाठ का नाम लिखना है, और उसका लेखक कौन है इसको आपको लिख देना है। तो देखिए इसमें कैसे लिखा गया कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संपूर्ण क्रांति से संकलित है, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद से करें कि इसके लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण जी। कौन है, जयप्रकाश नारायण जी, यानी संकेत हो गया, संदर्भ हो गया, ये सब आसान पॉइंट है। अब आगे हम लोग देखते हैं रेखांकित अंश का व्याख्या, ठीक है ना। अर्थात इसको क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे रेखांकित भी कर लीजिएगा तो और बढ़िया रहेगा। रेखांकित अंश का व्याख्या, यानी अब इसका हम लोग व्याख्या करते हैं जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। यानी यही जो दो आपका पॉइंट है ये आपका 2 नंबर का है, होता है, ठीक है ना। 2 मार्क्स आपको सिर्फ इसे मिलेगा, और 2 मार्क्स जो आपको व्याख्या में मिलता है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका हम लोग व्याख्या करते हैं कि अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं या उनकी गिरफ्तारी करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, उन पर गोली चलाते हैं। हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखें कि डेमोक्रेसी का दुश्मन कौन है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं व्याख्या। तो कह रहे कि इस पंक्ति में जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र के दुश्मन का वर्णन किया है, यानी इस पंक्ति में जब जयप्रकाश नारायण लोकतंत्र के दुश्मन कौन है इनका वर्णन करते हैं कि लोकतंत्र का दुश्मन कौन है। तो जयप्रकाश नारायण वही ना कहते हैं कि लोकतंत्र डेमोक्रेसी के दुश्मन वे लोग हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, गोलियां चलाते हैं, लाठियां चलाते हैं, ठीक है। तो अगर इस पंक्ति में जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र के दुश्मन का वर्णन किया है। जयप्रकाश जी कहते हैं कि आज हम सभा भी नहीं कर सकते हैं, जयप्रकाश नारायण भाषण के दौरान कहते हैं कि आज हम सभा भी नहीं कर सकते हैं, सभा में आने वाली जनता को रोका जाता है, उन पर बल का प्रयोग यानी बल प्रयोग किया जाता है। जो व्यक्ति शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालता है वे कार्यक्रम में आने वालों को बंदी बनाते हैं, उन पर लाठियां बरसाते हैं, वही लोकतंत्र के कौन है, दुश्मन है, ठीक है ना। यानी इनका स्पष्ट यह हुआ कि जब वो भाषण दे रहे होते हैं तो जो भी लोग इनकी सभा को भाषण सुनने के लिए आते हैं उनको रोका जाता है। तो इसी पर थोड़ा सा वो भड़क रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट, यानी अगला आपका लास्ट है, इसको देख लीजिएगा। व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है, ठीक है ना। तो ये भी आपका सब्जेक्टिव दे सकते हैं। जयप्रकाश में किससे झगड़ा है, तो गलत नीतियों से, सिद्धांतों से, कार्यों से, ठीक है ना। यदि कोई भी व्यक्ति गलत कार्य करेगा, गलत सिद्धांत होगा, गलत वह अगर नीति लगाएगा तो उसी से जयप्रकाश को झगड़ा है, किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है। चलिए इसके आंसर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले संकेत लिखिएगा, तो संकेत आपको यहीं से बनाना, क्वेश्चन का शुरुआत वाला पॉइंट और अंत वाला पॉइंट, ठीक है ना। ये आपका संकेत बन जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए संकेत बनाए हुए हैं। अब है संदर्भ, तो संदर्भ आपको लिखना है कि
जो पंक्ति है वह किस पाठ से लिया गया, उसका लेखक कौन है। अब आते हैं हम लोग व्याख्या पर, इसका व्याख्या करते हैं। तो कहे कि जयप्रकाश नारायण जब भाषण दे रहे होते हैं तो उनके कुछ मित्र चाहते हैं कि जयप्रकाश और इंदिरा जी का मेल मिलाप हो जाए, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण जब भाषण देते हैं तो उनके मित्र चाहते हैं कि किसके किसके, तो जयप्रकाश नारायण यानी जेपी और इंदिरा गांधी यानी दोनों का क्या हो जाए, तो मेल मिलाप हो जाए, ठीक है ना। तो इसी पर वह स्पष्ट करते हैं, जयप्रकाश नारायण कहते हैं इसी बात पर कि जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि हमें किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है। जयप्रकाश नारायण भाषण में समझाते हैं कि हमें किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति गलत कार्य करे, उनकी गलत नीति या सिद्धांत होगी तो उनसे हमें झगड़ा है, यानी व्यक्ति से झगड़ा नहीं, यानी उनकी कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की गलत कार्य होगा, नीति होगा, सिद्धांत होगा, तब उनसे यानी उस नीति से झगड़ा है, उस कार्य से झगड़ा है, न कि उसी व्यक्ति से झगड़ा है, ठीक है ना। तो ये आपका इस पाठ का जितना भी ऑब्जेक्टिव रहा, सब्जेक्टिव है, वह समाप्त हो गया है। इस पाठ का जो व्याख्या है वो आपको यानी जो भी आपका वन शॉट है, ठीक है ना, इस पाठ का जो भी आपका वन शॉट है इसको क्लास में करा दिया गया है। इसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ जो यहाँ पे नंबर दिया गया इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं, अगला चैप्टर है। अगला चैप्टर का नाम है आपका अर्धनारीश्वर, ठीक है ना। चैप्टर का नाम क्या है, अर्धनारीश्वर, ठीक है ना। तो अर्धनारीश्वर पाठ में मिलते हैं, चौथा आपका पाठ होगा, यानी हम लोग 4 पाठ तक कर लिए हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग अब देखते हैं अगला क्लास में।